क्या यही सोचते हैं कि हमारी कहीं से ना कहीं से एक सीट तो आ जाए, एक सीट आए। आ जाए, 2 सीट आ जाए। कोर्ट में ईवीएम के समर्थन में ही निर्णय आया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है इस चीज़ को कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। जनता के जितने भी 4 स्तंभ है, जैसे आप हो गए, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो समस्याएं निर्माण हो रही है उसको खत्म कैसे किया जाए उसके लिए काम नहीं हो रहा है। समस्या निर्माण होने के बाद उसके ऊपर आंदोलन करते। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और मेरे साथ में एक नए चेहरा देख रहे होंगे, इनका नाम है अजय शीर्षक, और यह एक सामाजिक शुभचिंतक हैं। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, फिलहाल में गुजरात में हैं, लेकिन समाज के हर कार्य में जुड़े रहते हैं। तो इनसे पहले परिचय लूँगा, उसके बाद जो है कि हम लोग बातें करेंगे। पहले परिचय दीजिए सर जी। नमस्कार, मैं अजय सिरसाट और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत हूँ। सर, हमारा सवाल यह है कि आप लोग समाज में घूमते रहते हैं, और एक बामन मेश्राम जी हैं जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कईयों बार भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, और फिर एक बार सुनने में आ रहा है कि वो भारत बंद करने के आह्वान दे चुके हैं। अभी डेट तय नहीं है, लेकिन क्या भारत बंद करने से, बार बार बंद करने से समाज को क्या लाभ पहुंचता है? देखिए, भारत बंद करने से लाभ 2 तरीके से समाज तक पहुंचेगा। एक तो ये होता है कि समाज में जन जागृति होगी कि किसी मुद्दे को लेकर किसी ने भारत बंद किया है। अगर बाय चांस कोई भी हो, वामन मेश्राम हो या अन्य संगठन के जितने भी लोग होंगे, अलग अलग संगठन के लोग होते हैं, अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मूवमेंट चलाने का अलग अलग उन लोगों का तरीका रहता है, ठीक है ना। तो हर मूवमेंट में, हर जगह पे हम सेम जो रणनीति होता है वो लागू नहीं कर पाएंगे। तो वामन मेश्राम जी ने अगर भारत बंद का आह्वान करते हैं, या उन्होंने कम से कम 5-6 बार भारत बंद किया हुआ है, और जितना भारत बंद दिखाई देना चाहिए था उतना नहीं दिखाई देता है, पर उनका जो मैसेज है वो जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाता है। पर लोगों को दिखाई नहीं देता है कि भारत बंद हुआ है या नहीं हुआ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में से उन लोगों के जितने भी ज्ञापन रहते हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं, और उसके ऊपर काम मैक्सिमम नहीं होता है पर होता है। लेकिन एक बात और है कि वो कोई भी जैसे कार्य को लेकर के, इसे ब्रह्मवादी व्यवस्था को लेकर के, और फिर खास कर ज़्यादा करके वो ईवीएम पर, इस वक्त जो है कि ईवीएम पर ज़्यादा हमला बोल रहे हैं। और जो पार्टी चुनाव लड़ती हैं, उनका भी एक बहुजन मुक्ति पार्टी से है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने के वक्त कोई ईवीएम का विरोध नहीं करता है। चुनाव हार जीत जाने के बाद सभी पार्टियां भी कहीं ना कहीं दखल देती है। अब बाकी वामन मेश्राम तो एनी टाइम लगे ही रहते हैं। देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है वो सवाल तो बहुत बड़ा है, और सिर्फ एक संगठन या एक राजनीतिक पार्टी पर ये लागू नहीं होता है। भारत में जितने भी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, या अपने आप को अम्बेडकरवादी या पूंजीवादी मानते हैं, या कोई भी हो, भारत में राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या बहुजन मुक्ति पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या आज़ाद समाज पार्टी हो गई, जितने भी भारत में पार्टियां हैं, उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि पहले समस्या निर्माण होने देते हैं, फिर समस्या निर्माण होने के बाद उसका समाधान ढूंढने का काम करते हैं। तो ये मैक्सिमम समाज को गुमराह करने का काम है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, पर जो समस्याएं निर्माण हो रही है उसको खत्म कैसे किया जाए उसके लिए काम नहीं हो रहा है। समस्या निर्माण होने के बाद उसके ऊपर आंदोलन करते, लोगों को जागरूक करते। इसका मतलब क्या है कि अपने अपने संगठनों को बढ़ाने का सभी लोग कार्य करते रहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जब संसद में कहते हैं कि ईवीएम से मैं चुनाव जीता हूं पर भरोसा नहीं है, तो उसके बाद फिर एक बार जो है कि वामन मेश्राम ईवीएम को लेकर के सवाल उठा दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है पता है कि वामन मेश्राम का तो 2014 से लेकर अभी तक का उनका जो मूवमेंट है वो ईवीएम के प्रति मैक्सिमम है। क्योंकि क्या है कि ईवीएम ऐसी एक लोकतांत्रिक शक्ति है, उसको कमजोर कर रहा है ईवीएम। वो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के जितने भी 4 स्तंभ है, जैसे आप हो गए, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो इसको कमजोर करने का काम कर रही है। यही बात समाज में वामन मेश्राम भी बता रहे हैं। पर उस समय मैक्सिमम पार्टी ने उन लोगों का विरोध किया और बोला कि इन संगठन के लोग पागल हो गए, ईवीएम के विरोध में ये लोग कुछ भी अनाप शनाप जो आ रहा है वो बोल रहे। पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब पिटीशन डाला
तब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के समर्थन में ही निर्णय आया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है इस चीज़ को कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, पर इसमें किसी का सपोर्ट नहीं होता है तब तक कोई भी आंदोलन नहीं होता है। अगर संसद में आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ संसद में ही रहनी चाहिए। अगर सड़क पे आवाज़ भी उठाते हैं तो ये तो सिर्फ बवाल होगा, उस बवाल से मतलब नहीं होगा। अगर संसद में ये आवाज़ उठा है तो इससे बदलाव होगा, सड़क से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, मेरा कहना क्या है कि आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिया। सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त बीजेपी में थे जब उन्होंने एफआईआर किए थे, उस पर कॉपी दर्ज किए थे, उस वक्त तो बीजेपी में थे। और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब एक बेकायदे किताब भी लिखे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में जब आया उन्होंने तो कुछ सवाल नहीं उठाया उसके बाद से। देखिए क्या होता है पता है, जब तक मेरे घर में खाने की दिक्कत है तब तक मैं काम करूंगा या किसी की मदद करूंगा या किसी की मदद लूंगा। जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं कोई भी समस्या का समाधान नहीं देखूंगा। मेरी समस्या का समाधान हुआ इसका मतलब जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यही बात होती है जो चुनाव में जीत जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि ईवीएम से चुनाव मैं जीता हूँ या फिर ईवीएम से चुनाव हार भी जाऊंगा। वही बात है। अगर मान लिया जाए कि जब बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है कि आप ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करते हैं, तब उस समय इन लोगों ने कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ उनका हुआ होगा। मिली भगत कह सकते हैं। तो यही ना हुआ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कांग्रेस ने ईवीएम लाया और इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में दोनों का सेटिंग हो गया। जी वही हो सकता है। और जो कांग्रेस ने गलती की अभी उनको भारी पड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये चीज़ हम लोग देखते हैं कई जगहों पर, और लोग कहीं तस्वीरें बना शेयर करते हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी तस्वीर हाथ मिलाते हैं। कहीं हाथ और पंजा दोनों को साथ में दिखाया जाता है, और कहीं 10 साल तुम चलो तो 10 साल मैं चलूं, ऐसा जो है कि दिखाया जाता है तस्वीरें में। और वो बात यहाँ पर निकल के आ रही है अजय शेषर के द्वारा, जो कि जो अपना सुब्रमण्यम स्वामी थे वो जब केस दायर किए थे उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है, क्योंकि लोग बीजेपी से जब तराई हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और यही कांग्रेस चाहती है शायद हमारे नज़र से। तो सर ये बताइए, अखिलेश यादव जी चुनाव जब संसद में जाते हैं जी, और वो कहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, भले बेशक मैं जीत गया, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए अभी उनका व्यक्तिगत मन में क्या है जी, वो किसी को तो बताएंगे नहीं। पर एक बात है, अगर अखिलेश यादव ईवीएम के विरोध में अगर खड़ा होना चाहते हैं तो उन्होंने जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी सांसद है उन सांसदों का सामूहिक एक मीटिंग लेकर उन लोगों ने संसद बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए ना बेकायदे। ठीक है, इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वो उनका निर्वाचित जो सदस्य है तो वहां से तो हाथ धो के बैठेंगे ना, तो आवाज कौन उठाएगा? जो उठाने वाला है वो भी बाहर आ जाएगा, तो ये समस्या हो जाएगी फिर हमारे लोगों की। तो किसी ने भी पूरे भारत में जितने भी सांसद है उन लोगों ने कभी भी अपना इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए। उस पोस्ट पर रहकर हमारे समाज के लिए लड़ना चाहिए। जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर उन्होंने संसद में या विधानसभा में अपना आवाज उठाना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उसका समाधान इस्तीफा नहीं है। 2012 से ज़्यादा करके खासकर जब मायावती जी हारती है, भाजपा के सुप्रीमो मायावती जी, उसके बाद वो बयान देती है कि ईवीएम ने हमें धोखा दिया, ईवीएम से मतलब हमें हराया गया है, और उसके बाद से सभी मतलब पार्टियां के लोग ने, केवल बीजेपी छोड़ सभी ने ये बात को स्वीकार किया। देखिए वो क्या होता है कि जब चुनाव से पहले 2-4 महीने की जो बातें रहती है, 6 महीने की बातें रहती है, उस समय सभी पार्टियां यही सोचती है कि हमारी कहीं से ना कहीं से एक सीट तो आ जाए, एक सीट आ जाए, 2 सीट आ जाए, कहीं ना कहीं से आ जाए। अभी ये बात तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर क्या बोलना पड़ेगा। आप शरद जी को जानते होंगे, बिहार के शरद पवार जी ने शरद यादव जी शरद यादव के साथ बहुत बड़ा मतलब गठबंधन हुआ था। उस समय भी उन्होंने यही किया कि एक सीट की वजह से उन्होंने अपना जितनी भी रणनीति बनाई थी वो पीछे ले लिया था। तो क्या है कि कोई भी बड़ा नेता हो, अगर उसको अगर कोई जगह मिल जाए तो वो अपना आंदोलन पीछे ले लेता है। ये मैंने देखा हुआ है, जिसकी वजह से जनता को तो भुगतना पड़ता है इस बात। देखिए जनता को भुगतना पड़ नहीं रहा है। ये जनता अभी मैक्सिमम ये पकड़ लो कि अगर 10 साल तक आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी को अगर सपोर्ट करती रही तो भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है।
कुल मिला के ईवीएम पे अब किसी का भरोसा नहीं रह गया है और अजय सिरसा जी का भी ये कहना है कि ईवीएम अब मूल रूप से सही नहीं है। देखिए, ईवीएम सही हो सकता है, पर ईवीएम को चलाने वाले लोग सही नहीं है। जिनके हाथ में जो पड़ा है ना, वो सही नहीं, उसमें गड़बड़ घोटाला होता है। अगर कोई भी चीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक, उसको कैसे हैंडल करना है हमारे ऊपर है। एक मिनट कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब नहीं होती है, पर उसको चलाने वाले जिसके हाथ में पड़ी है ना, उन लोगों ने उस चीज़ को खराब कर दिए, उसका गलत इस्तेमाल किया है। जैसे बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, तब बाबा साहब ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि संविधान मैंने कितना भी अच्छा लिखा होगा, पर अगर संविधान चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं है। सर एक बात है, जब जहाँ पे जापान में बना ईवीएम, और वो भी इससे चुनाव नहीं कराता है, और अभी चुनाव से ठीक मतलब चुनाव हुआ उसके बाद जो है एलन मस्क जो कहते हैं, जो वहाँ के बड़ी शोधक हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। जी सही है, वो बात तो सही है, क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज़ को गलत अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस निष्पक्ष नहीं रहेगा। जैसे आईना पकड़ लो, हम जैसे वैसे दिखाई देता है, पर ईवीएम में वो चीज़ नहीं है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि चलाने वाले लोग गलत है। मशीन कभी खराब नहीं हो सकती है। अगर लैपटॉप है या कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी तो वो खराब नहीं है, उसको अगर इस्तेमाल सही ढंग से किया तो वो सही ढंग से हम लोगों को रिजल्ट देगी। पर अगर हम लोग गलत करेंगे, उसमें जो माइक्रोचिप रहता है उसमें प्रोग्रामिंग अगर गलत डाल दिया, आदमी नहीं डाला है, किसी और ने थोड़ी डाला है, तो वो खराब ही होगा। तो ईवीएम के नाम पर ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका नाम क्या होता है जी? अजय सिरसा। तो देखिए, अजय सिरसा जी हैं और ये सामाजिक शुभचिंतक भी हैं, और खास कर पहले बाम शेप में रहा करते थे, अभी बाम शेप में नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है उतनी ही मुखर है जितना हम चाहते थे। और हमारी कोशिश रहती है कि हर उस व्यक्ति के पास जाया जाए जिसकी आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो अजय सिरसा जी हैं, आप हर जगह अपनी दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक की अपनी आवाज़ को उठाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक शुभचिंतक है। पहले पार्टी में थे, संगठन में थे, लेकिन अभी छोड़ चुके हैं, फिर भी समाज के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।